अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान गाज़ीपुरा है और मैं यहाँ पे कोहलर एलिवेटर्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कोहलर जो है बेसिकली एक जर्मन प्रोडक्ट है और इसके दो मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन हैं, एक जर्मनी है और एक चाइना है। यहाँ पे हमारे तकरीबन 25 के करीब क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमारे तकरीबन इस वक्त पिछले 3.5-4 सालों के अंदर 86 के करीब यूनिट्स हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास हाई राइज़ भी हैं जिसमें हम इस वक्त 33 स्टोरी हाई राइज़ बिल्डिंग्स के अंदर भी कर रहे हैं। इसके अलावा 19 स्टोरीज़ के अंदर भी कर रहे हैं। टू नेम फ्यू क्लाइंटल्स लाइक हमारा कराची के अंदर अबुल कासिम बिल्डर्स हैं जो कि टॉप मोस्ट क्लाइंट है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ खैबर है, लिकॉल मोंडियाल है, कशा फाउंडेशन है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, स्पार है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, यूनिलीवर है। इन तमाम क्लाइंटल्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, इनको मटेरियल सप्लाई भी कर रहे हैं और इस तरीके से चल रहे हैं। विद रेफरेंस टू एग्ज़िबिशन अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा हमारा रिस्पांस बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर हमारा रिस्पांस काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी फुटफॉल था एक्सपो के अंदर। लोग आ रहे थे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किए हुए हैं और उनकी चीज़ें काफ़ी एक्टिवली चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि इस वक्त हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि अभी जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है एज़ सुन एज़ जैसे ही वो सेटल होती है तो हम फोर्सी कर रहे हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर काम काफ़ी ग्रो कर रहा है और लोग काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, क्योंकि इन दिनों लाहौर के अंदर भी काफ़ी हाई राइज़ का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इस्लामाबाद भी काफ़ी टर्न अराउंड हो रहा है, काफ़ी हाई राइज़ बिल्डिंग्स आ रही हैं, वहाँ पे भी काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काफ़ी हेल्दी पाइपलाइन है। इंशाल्लाह देखें, हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2023 और 24 जो है आगे हमारे फाइनेंशियल ईयर्स सपोर्टिव होंगे और अच्छे चलेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, अभी जैसे आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो अभी इंपोर्ट में थोड़े से कुछ मसाइल आए हुए हैं। जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो बहुत परेशान हैं। कुछ डॉलर की फ्लक्चुएशन जो रेट हाई हो गया है, इसका 250 तक पहुँच गया है और कुछ जो एलसीज पे पाबंदी, बैन वगैरह लगा हुआ है, गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। तो उस हवाले से आपको क्या मसाइल हैं, क्या हाईलाइट करना चाहेंगे ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ काम करे? देखें, एक्चुअली इसमें जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स के मसाइल हैं वो तो ऑब्वियसली हैं और वो हमारी मुल्क की एक इकोनॉमिक सिचुएशन है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। और हम उसको फ़ेस कर रहे हैं एज़ तमाम इम्पोर्टर फ़ेस कर रहे हैं। हमारा जो स्पेसिफ़िकली हम बात करें चैप्टर 84 एंड 85 जो HS कोड का है उसके अंदर इश्यूज़ ज़्यादा आए हुए हैं क्योंकि वो सारा हमारा लग्जरी प्रोडक्ट आइटम है और गवर्नमेंट इस वक्त जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी फ्रीज़ किया हुआ है। उसके ऊपर LCs ज़्यादा डिले हो रही हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो LCs नहीं खुल पा रही। आपका उसकी प्रोडक्ट तो वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। एक्चुअली एलिवेटर्स जो हैं, एस्केलेटर्स जो हैं वो एक महंगा प्रोडक्ट है, लग्जरी गुड्स के अंदर आता है और अप टू सम एक्सटेंट नेसेसिटी भी है क्योंकि जहाँ पे आपकी कोई भी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर वो 3 स्टोरी 4 स्टोरी से ऊपर चले जाती है तो वहाँ पे पैदल आना जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब ऑब्वियसली ये एक नेसेसिटी भी है। अब जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 33 स्टोरीज़ के हैं, एज़ आई सेड अर्लियर कि जी हम अबुल कासिम के साथ काम कर रहे हैं। अब उनका 33 स्टोरी का एक प्रोजेक्ट है, वो हम लेकर चल रहे हैं, वहाँ हमें लिफ्टें देनी है, लेकिन अब ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं, इश्यूज़ हैं कि जी हमारे पास फॉरेन रिज़र्व्स उस तरीके नहीं हैं। तो इस वक्त हम स्ट्राइव ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिस तरह से ये LC वाले मामलात और हमारे फॉरेन रिज़र्व सेटल डाउन हों, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आए तो होपफुली ये चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएंगी विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। नहीं, इस वक्त LCs एक्चुअली नहीं खुल रही और काफ़ी मुश्किल हुआ है। बहुत छोटी अमाउंट्स की LCs खुल रही हैं और जी कोई $5,000 $4,000 छोटी छोटी LCs खुल रही हैं
और उन एलसीज़ के अंदर ऑब्वियसली हमारी कमोडिटी की रेंज जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। काफ़ी एलसीज़ हमारी ऐसी हैं जो कि मोर देन क्वार्टर बैंक को रिक्वेस्ट हुई हुई है, लेकिन वो अभी तक खुल नहीं पाई। नेवरदलेस कि जी हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क की इकॉनमी सिचुएशन के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना स्ट्राइव कर सकें कम से कम करें। मेरी नज़र में इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ। हमारे लोग जो इम्पोर्टर्स हैं उनको हम इतना रिकमेंड करें, इतना इनकरेज करें कि वो यहाँ पे चीज़ों को बनाना शुरू करें और विद द सेम लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो अगर हम बात करते हैं कि जी हम यूरोप से क्यों मंगवा रहे हैं, हम चाइना से क्यों मंगवा रहे हैं, यूरोप का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस हम यहाँ पे कर नहीं पाते। हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन वो उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करते। अगर हम उन कंप्लाइंस की वो फ़िज़ा यहाँ पे कायम कर दें और हम अपनी अगर इंडस्ट्री को बूम करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की फ़िज़ा कायम होगी, जो कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी। ऑल्दो हमारी कंपनी का एक विज़न है 2030 जिसके अंदर हम यही फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं कि विल बी द फर्स्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द पाकिस्तान। 2030 मीन थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। 2030 ईयर 2030 हम विज़न फोरसी कर रहे हैं अपनी कंपनी को लेकर कि वी विल बिकम फर्स्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए एलिवेटर्स को कंप्लीट A to Z यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हों और उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हों। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ ऑन और कितना हमें इकोनॉमिक, कितना हमें हमारी इन्वायरमेंट और हमारी बिज़नेस सिनर्जीज सपोर्ट करती हैं कि हम इसको कोप अप कर सकें और लेकर चल सकें। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपने कहा तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना तो सबसे इंतहाई मुश्किल काम है। पहली बात यह है कि आप यहाँ करोड़ों की लैंड खरीदें, उसके बाद मशीनरी इंस्टॉल करें, तो उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इतनी हाई होती है आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। चाइना में सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने दी हुई है, बिजली पे सब्सिडीज़ दी हुई है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए हुए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को दी हुई है। तो यहाँ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन आई एम गोइंग बैक टू माई इनिशियल पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड। मैंने यही कहा था कि हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को फ़िज़ा कायम करनी चाहिए कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। गवर्नमेंट अगर हम एक अपना बिज़नेस प्लान लेके खड़े होते हैं और कोई ऐसा एक इदारा हो जहाँ पे हम अपना बिज़नेस प्लान सबमिट करें और वो सीक्रेसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ वो सीक्रेट बिज़नेस प्लान हमारा ही रहे और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे एक इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर बनने की। क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम मुल्क को अच्छे से अच्छे और आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर सपोर्ट कर सकेंगे। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग एक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोगों के अंदर इस वक्त करेज है। हम अपनी जो आवाम है, जो हमारे लोग हैं, हम उनको अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर हम अपनी आवाम को, अपनी मैन पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें विद अ प्रॉपर सिनर्जीज़ ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो शायद ये चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं और इसको हम आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि जी जैसे आपने कहा कि लैंड है, इक्विपमेंट है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर और बहुत सारी नेसेसरी मैन पावर है। पैसे अभी फिर टैरिफ बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अगर आपका एक्सपोर्टर है, वो काम कर रहा है और आपके मुल्क को ज़र मुबादला कमा के दे रहा है, तो उसको आपने इन तमाम चीज़ों के अंदर सपोर्ट करना होगा। आप ये ना करें कि फ्री कर दें लेकिन सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर कर दें। अब सब्सिडी अगर आप ये कहेंगे जी 31 रुपये की थी, आपको 29 रुपये की दे दी, तो उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलीस्ट 50%, 65%, 60% इस तरीके की अगर सब्सिडीज़ हों तो मैन्युफैक्चरर को एज मिलता है और वो काम कर सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज देखें तो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो ये तमाम इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं और उनकी कंपनीज़ के जो ओवरऑल टर्नओवर्स थे वो रिड्यूस हो गए, वो अपना काम छोड़ रहे हैं, वो अपना काम कर नहीं पा रहे। कीपिंग इन व्यू कि जी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है या हमें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में सपोर्ट किया जाता है। अब वी आर रादर फीलिंग प्रिविलेज्ड कि जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जी हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा, यहाँ अगर आप देखें कोई 200 के करीब स्टॉल्स हैं जो कि सब के सब यही हैं कि जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉल्स कितने हैं? ट्रेडिंग ज़्यादा है। तो अगर हम ये ट्रेडर्स की जगह पे यहाँ पे सारे एक्सपोर्टर्स बैठे हों और यहाँ पे वो एक्सपोर्ट की फ़िज़ा कायम हो,
तो शायद आपके मुल्क के अंदर हर तरीके की फ़ैसिलिटी मौजूद है, हर तरीके की चीज़ आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। हो रही है वो किल्लत भी नहीं हो डॉलर की, बिल्कुल ऐसा ही है। मुबादला आप कमा के लेकर आएँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि जी आप डॉलर के मोहताज क्यों हैं? मतलब डॉलर के मोहताज आप इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने मुल्क की जो करेंसी है उसको इतना डीवैल्यू कर दिया है। और द कोर रीज़न इज़ आर इकोनॉमिक सिचुएशन, आर बैड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जिसकी वजह से हमारे जो है एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से भाई डिफरेंस रहता है। देखें, आज बहुत सारे मुल्क हैं जो बोलते हैं कि जी आप हमारी करेंसी के अंदर हमारे साथ काम करें। सऊदी अरब ने शुरू कर ठीक दिया, है, सऊदी अरब ने शुरू कर दिया, यूरोप के चाइना साथ इस शुरू चीज़ कर के दिया। ऊपर काम करने की काफ़ी स्ट्राइव कर रहा है। होपफुली वेरी सून चाइना विल बी वर्किंग विद RMBs। ठीक है, वो डॉलर के ऊपर काम करना छोड़ देगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ जितनी मेरी नॉलेज है। तो अब उसी तरीके से हो ये रहा है कि अगर आप अपने मुल्क को पहले तो एक्सपोर्ट शुरू करें, जब आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आपके पास स्पेस खुलेगा और आप ये बात कर सकते हैं कि जी हमारी जो भी ट्रेड होगी वो हमारी करेंसी में होगी। अगर आप अपनी करेंसी में नहीं भी करते, डॉलर में करते हैं, तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होंगे कि जी हम डॉलर में कर सकते हैं, हम PKR में कर सकते हैं, हम XYZ किसी और करेंसी में, यूरो में कर सकते हैं फॉर से। लेकिन आप किसी एक करेंसी के जब तक डिपेंडेंट रहेंगे तो उस करेंसी की भी तो एक मोनोपोली है ना। उसने भी अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपनी इकॉनमी इसी तरीके से सेट की हुई है कि अगर आप देखें तो पूरी कंट्री, पूरी दुनिया के अंदर वही हो रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, यहाँ हम सुजुकी के नाम पे खुश हो रहे हैं कि जी सुजुकी है। इंडिया में देयर इज़ नो सुजुकी, देयर इज़ मारुति। ठीक है, हम होंडा की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जी हम होंडा ले रहे हैं, वहाँ पे देयर इज़ नो होंडा, देयर इज़ टाटा। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया की उम्र एक दिन का फ़र्क है। इंडिया पाकिस्तान से एक दिन छोटा है। इसको छोड़ें सर, बांग्लादेश को देख लें। ठीक है, और बांग्लादेश तो बहुत छोटा है पाकिस्तान के मुकाबले हमारे में। वजूद से पैदा बांग्लादेश की करेंसी आज हमसे आगे निकल गई, इंडिया की करेंसी हमसे 3 टाइम्स हो गई। तो हम कहाँ खड़े हैं? वो मुल्क क्यों तरक्की कर रहा है? अफगानिस्तान को देख रहे हैं, इंडिया को, बांग्लादेश को छोड़ें, अफगानिस्तान 20 साल जंग रही, आज उसकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा है। तो द पॉइंट इज़ कि वो अपने मुल्क को, अपनी चीज़ों को वेटेज दे रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बना रहे हैं। अगर हम कपड़े की बात करें तो यहाँ पे हम बांग्लादेश का कपड़ा लेके, इंडियन कपड़ा लेके, इजिप्शियन कॉटन लेके बड़ा खुश होते हैं। ठीक है, वाई नॉट अस? हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, टू नेम फ्यू। गुल अहमद काम कर रहा है, आउटफिटर काम कर रहा है, मतलब हमारे क्लाइंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमारी वही डिपेंडेंसी है। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरी कंपनीज़ के, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बना के यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपना माल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बना खुद रहे हैं, टैग किसी और का है। क्यों? क्योंकि वो किसी और टैग के ऊपर, किसी और ब्रांड के ऊपर बिक रहा है। काम सारा पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तानियों को आप अगर वो फ़िज़ा नहीं देंगे, वो अथॉरिटी नहीं देंगे, वो चीज़ें नहीं देंगे, तो वो उस तरीके से कभी भी अपने ब्रांड्स को, अपनी लॉयल्टीज़ को आगे लेकर नहीं आ सकते। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा अपनी बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कब से कॉलर से एसोसिएट है, कैसे इस फील्ड में आए, आपका पीछे बैकग्राउंड इसी टेक्निकल फील्ड से है, ये आपकी एजुकेशन थोड़ा ज़रा। ओके, मैं बात स्टार्ट करता हूँ कॉलर से। कॉलर हमने इस्टाब्लिश की थी 2018 के अंदर जुलाई में, और जब से लेकर अब तक इत्तफ़ाक ऐसा रहा कि जब हमने स्टार्ट की उसके कोई 6 महीने के बाद कोविड इम्पैक्ट आ गया। अब वो कोविड इम्पैक्ट से हम बाहर निकले तकरीबन पौने 2 साल के बाद। तो उसके बाद फिर ये हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त, करंट जो मुल्क के हालात चल रहे हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट के इश्यूज़ चल रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा सेटल डाउन हुए, गवर्नमेंट चेंज हुई। उसके बाद फिर अगर हम आज देखें तो आज डॉलर के इश्यूज़ हैं। तो हमने जब से स्टार्ट किया बहुत स्ट्रिक्ट टाइम देखा और बहुत सख्त हालात के अंदर इन चीज़ों को लेकर चलते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर जब ये एग्ज़िबिशन लगी थी लास्ट टाइम, तब हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और 2019 के बाद आज ये 2022 में लगी है तो भी हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं लिफ्ट इंडस्ट्री के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पुराना नाम नहीं हूं। मैं तकरीबन 5 साल मैंने कॉलर के साथ ही इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, और इससे पहले मैं बैक ऑफिस मैनेजमेंट की टीम का पार्ट हूं। मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर एज ए ह्यूमन रिसोर्स हेड और डायरेक्टर लेवल तक काम किया है, जिसके अंदर मैंने सऊदी अरब के अंदर भी काम किया है, पाकिस्तान की भी बहुत मशहूर और रिनोन कंपनीज़ के अंदर काम किया है, और मास्टर्स मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन है, MBA मैंने किया है, उससे पहले BCom किया था।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। किस चीज़ में किया? MBA मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही किया था, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज माय कोर फील्ड, जिसको लेकर मैंने तकरीबन 17 साल तक काम किया। और 17 साल के बाद फिर एक स्टेप मिला कि जी अब कुछ अपना करना चाहिए, कुछ अपनी जॉब से हटकर कुछ करना चाहिए। तो ये कॉलर इस्टेब्लिश की, इसके अंदर मेरे साथ मेरे 2 और पार्टनर्स हैं, उनको हम लेकर चल रहे हैं। तो और कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फीलर आता है कि जी जॉब से बेहतर बिज़नेस है, तिजारत बेहतर है। और ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जी बिज़नेस करें, कारोबार करें, तिजारत करें। उनकी सुन्नत भी है कि वो भी तिजारत किया करते थे। तो बस उनकी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का लाख एहसान है कि अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है कारोबार के अंदर। सर थोड़ा एग्जीबिशन के हवाले से बताएंगे, बुल्ड एशिया के हवाले से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पहले भी आपने किया था, इस साल भी किया है, क्या रिस्पॉन्स है और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको, मतलब उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसके हवाले से सिर्फ ये है कि आजकल जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसको नहीं देखा होगा बुल्ड एशिया की कोई? बिल्कुल मैं अभी वहीं से शुरू करने वाला था। मैं अभी बिल्कुल वहीं से शुरू करने वाला था। एक्चुअली हमारा इस साल थोड़ा बड़ा स्टॉल लेने की और थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ख्वाहिश थी, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरीके से हुआ कि जब हमें पता चला तो उस वक्त काफ़ी जो मेन स्टॉल्स थे वो जा चुके थे, इसीलिए हमने ये साइड में एक स्टॉल हमें मिला। और सिचुएशन इज़ के जी यहाँ पे जब हमने प्रीवियसली भी देखा था तो उस वक्त भी और इस दफ़ा भी इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है। आजकल चूँकि हर दूसरा बंदा जो है फेसबुक देख रहा है, ट्विटर देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, तो मैक्सिमम आप कोशिश करें। ऑर्गेनाइज़र से मेरी रिक्वेस्ट है कि जी आप कम से कम 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से इसकी एक टेंटेटिव डेट अनाउंस करें और इसको लेकर चलें। इस दफ़ा जैसे एक मैस क्रिएट हुआ कि जी हमारे बराबर में ही नेशनल स्टेडियम है और उसकी वजह से लोगों को यहाँ तक रसाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैचेस की वजह से हमारे बंद हैं। मेरी ऑर्गेनाइज़र से कल भी बात हुई थी, ऑर्गेनाइजरिंग टीम से, तो उन्होंने बताया कि जी हमारा पहले इरादा 17 को करने का था, लेकिन चूँकि इनको पता चला कि जी 17 को कुछ इश्यूज़ हैं, मैचेस हैं और आगे जाके चीज़ें हमारी स्टक हो जाएंगी, इस वजह से उन्होंने वो 17 वाला प्लान चेंज करके 24 से 26 को ऑर्गेनाइज़ किया है इसको। लेकिन फॉर्चुनेटली जो मैचेस लाहौर होने थे वो मैचेस कराची शिफ्ट हुए और उसकी वजह से हमारा ये पूरा जो इतना बड़ा इवेंट है जिसके अंदर लोगों की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई भी है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉल का किराया है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, यहाँ पे लोगों के अखराजात हैं, फिर स्टॉल की बनावट है, तशहीर है, सुवीनियर्स हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन दिस एग्जीबिशन के जी आप यहाँ पे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी आपको एक्सपेंस पूल जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, अपने बजट का पार्ट बनाना पड़ता है। ऑल्दो कि वो एक मार्केटिंग बजट का हिस्सा होता है, लेकिन वो मार्केटिंग बजट अगर इस तरीके से लैप्स हो जाए तो जो लोग छोटे इंपोर्टर्स हैं या जो लोग छोटा काम करते हैं उनके लिए वो इनकरेजमेंट नहीं रहती। तो बेहतर अप्रोच ये हो कि जी इसको आप किसी अच्छे, हमारे जो सर्कुलेशन ज़्यादा है उस न्यूज़पेपर के अंदर सर्कुलेट करें, सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसाइज़ करें। आजकल तो डिजिटल साइनेज बहुत चल रही है, डिजिटल साइनेज के ऊपर काम करें ताकि लोगों को पता चले। एडवर्क्स बनाना शुरू कर दें, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, मतलब आजकल हर बच्चा बहुत सारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स चला रहा है, तो आप ई-कॉमर्स चैनल के ऊपर भी अपने पेड एड्स पब्लिसाइज़ कराएं ताकि वहाँ पे वो चीज़ें लोगों की अवेयरनेस तक जाएं। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम स्टॉल का एक किराया दे रहे हैं या स्टॉल को हम ले रहे हैं फॉर 3 डेज़ और वहाँ पे फुटफॉल वो एक्सपेक्टेड ना हो, हम फुटफॉल उस तरीके से डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि जी हम एक एक्सपेक्ट करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके या पिछली एग्जीबिशंस को लेके, और उसके ऊपर अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे 600 लोग आने हैं और ट्रू कस्टमर आना है उन 600 लोगों में से मिसाल के तौर पे 20% जिसने काम करना है, तो अगर उतना कस्टमर भी नहीं आ पा रहा और किसी न किसी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता, कोई मतलब ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती। तो मैक्सिमाइज़ करें अपनी पब्लिसिटी को ताकि लोगों के ROIs एटलीस्ट मीट हो रहे हो फ्रॉम द मार्केटिंग बजट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।